हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक, गुड, बढ़िया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और हमारा चैनल देखते रहने के लिए, वीडियो देखते रहने के लिए और हमें कमेंट करते रहने के लिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब बढ़ाते रहने के लिए हमारा चैनल एक बार फिर आपका तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया अदा करता है और बार बार देखने के लिए और जुड़े रहने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम आपको कक्षा 12 की रसायन विज्ञान पाठ 8 डी एवं एफ ब्लॉक तत्व ब्लॉक तत्वों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इससे पीछे हमने आपको डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, क्यों कहे जाते हैं, ये सारी जानकारी हमने पिछले वाले वीडियो में दे रखी है। तो आज इस वीडियो में हम आपको डी ब्लॉक की आंतरिक जानकारी देंगे और आंतरिक जानकारी हमारी क्या है, वो है परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। तो पीछे हमने अपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा था कि किसी परमाणु के नाभिक से लेकर बाह्य कोश तक की दूरी उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहलाती है। यदि किसी परमाणु का बाह्य कोश ये है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। परमाणु त्रिज्या, ये तो क्या हो गई? परमाणु त्रिज्या। दूसरा जो है आयनिक या आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या का मतलब है कि जब कोई परमाणु अपने बाह्य कोश, यानी जब कोई परमाणु किसी भी कोश से, पहले तो ये होता है कोश तो वही होता है जो बाह्य कोश, यानी बाह्य कोश से ही इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो बाह्य कोश से ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, परिवर्तन आ जाता है। तो उस परिवर्तन को समझने के लिए परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि कोई भी परमाणु या आयन के नाभिक से इलेक्ट्रॉन के त्यागे गए कोश तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन के त्यागे गए, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, तो त्यागे गए कोश तक की दूरी कितनी होगी? आयनिक त्रिज्या होगी। अब आप ये कहेंगे कि सर परमाणु त्रिज्या भी उतनी हो गई और आयनिक त्रिज्या भी हो गई, ऐसा नहीं है। अब इसको समझेंगे कि परमाणु त्रिज्या में क्या अंतर होता है और आयनिक त्रिज्या में क्या अंतर होता है। आयन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। तो धनायन में क्या होता है? परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और ऋणायन में क्या होता है? परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो अब हम क्या बताएंगे आपको, यहाँ जो बताने वाली बात है, बताने जा रहे हैं, उसको हम कुछ इस तरीके से बताएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना हमारे लेंदी न करने के हम क्या कर रहे हैं, उसको छोटा कर दे रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमारे बाह्य कोश में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से बंधी रहती है, यानी नाभिकीय आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो बंधे रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस नाभिकीय आवेश के कारण, क्योंकि नाभिक में कौन सा चार्ज होता है? नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, नाभिक की ओर अंदर खींचते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो जो इलेक्ट्रॉन और नाभिकीय आवेश जब किसी परमाणु में बराबर बराबर है, तब बाह्य कोश तक की दूरी क्या कहलाएगी? हमारी परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। लेकिन अब होता क्या है, जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा देंगे
जब इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो क्या बनेगा, आयन बनेगा, और वो आयन कौन सा बनेगा, धनायन बनेगा। क्या बनेगा, धनायन। जब धनायन बनेगा तो ये धन आयन ही इस पर क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। ये धनायन क्या हो गया, इस बाह्य कोश पर क्या होगा, एक्स्ट्रा काम कर रहा है। था तो पहले भी, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन के द्वारा न्यूट्रल था, लेकिन हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। जब हमने इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो ये एक्स्ट्रा धनावेश बाहर आ गया। अब धनावेश क्या कर रहा है, धनावेश इस कोश को अंदर की ओर खींच रहा है। जब धनावेश अंदर की ओर खींचेगा तो इस, क्योंकि ये भी धनावेश, ये भी जो है धनावेश, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अंदर की ओर खींच रहे हैं, रोटेशन भी कर रहे हैं और इसको अंदर की ओर भी खींच रहे हैं। तो जब अंदर की ओर खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो इसको बाहर की ओर खींच रहे हैं और नाभिक इसको अंदर की ओर खींच रहा है। तो अभी क्या है, अभी हमारे 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 धनावेश 4 इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण इसको अंदर की ओर खींच रहे थे और इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर खींच रहे थे। अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने हटा दिया। जब इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से हटा देंगे तो ये धनावेश का इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की ओर तो नहीं खींचेगा, ये तो खत्म हो गया। तो कोष कहाँ जाएगा, कोष अंदर की ओर जाएगा। तो ये क्या हो गई, ये आयन त्रिज्या होगी। तो अब जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर की ओर जो खींच रहा था, वो बाहर वाला फोर्स तो खत्म हो गया। इसका मतलब कोष कहाँ खींचना चाहिए, अंदर की ओर। ऐसे ही हमने क्या किया, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन हटा दिया। तो जब ये भी इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो ये भी कोष बाहर की ओर खींचेगा, यानी बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे वो कोष, वो जो बल था वो खत्म हो गया। तो अब क्या हो गया, अब 2 नाभिकीय आवेश जो +2, अब +2 नाभिकीय आवेश क्या है, इस संपूर्ण कोष को अंदर की ओर खींच रहे हैं। तो बात ये हुई कि किसी भी परमाणु, किसी भी आयन के नाभिक से लेकर बाह्य कोष जहाँ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, वहाँ बाह्य कोष तक की दूरी क्या कहलाएगी, उसकी आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। जो अभी जो कैटेगरी बताई जा रही है वो हमारी बताई जा रही है धनायन के लिए, लेकिन हम किसके लिए बताएंगे, हम ऋणायन के लिए भी बता दे रहे हैं आपको। तो ऋणायन के लिए बताने का मतलब ये है कि अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे कितने, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें बाहर से लाके अतिरिक्त 1 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन हम दान करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाभिक से तो बंधा नहीं होगा। जब नाभिक से नहीं बंधा तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जब प्रतिकर्षण होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर की ओर मूवमेंट करेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें रोटेशन भी करते हैं, और जब इसमें रोटेशन करेंगे तो फोर्स भी लगाएंगे बाहर की ओर। जब बाहर की ओर फोर्स लगाएंगे, घूमेंगे इस तरीके तो हमारे पास अंदर की, बाहर की ओर क्या है, फोर्स लग रहा है। तो प्रतिकर्षण, इसके अंदर प्रतिकर्षण भी और बाहर के अंदर फोर्स भी है, इसलिए कोष क्या हो जाता है, बाहर की ओर खिंच जाता है। तो हमारी बात क्या हुई, हमारा ये हुआ कि माना हमारा कोई एक धातु M है और M धातु का परमाणु जो है त्रिज्या, आकार, वो M+1 से ज़्यादा होगा। M+ का मान M+2 से ज़्यादा होगा, M+2 का मान M+3 से ज़्यादा होगा, M+3 का मान M+4 से ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे, कोष हमारा अंदर की ओर खिंचता जाएगा और परमाणु त्रिज्या या आयनीय त्रिज्या कैसी हो जाएगी, घटती चली जाएगी। अभी हम यहाँ क्या कर रहे थे, अभी जो बात कर रहे थे वो ऋणायन की कर रहे थे। तो ऋणायन में इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं, ऋणायन में इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन उतना ही ज़्यादा होगा, और जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो वो कोष बाहर की ओर खिंचेगा। तो जब बाहर की ओर खिंचेगा तो ऋणायन का आकार जो है वो बढ़ जाता है। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, जितने हम ऋणायन लगाएंगे आकार उसका उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो हमेशा धनायनों का आकार छोटा होता है, क्यों, क्योंकि उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे कोष अंदर की ओर खिंच जाता है। और ऋणायन का आकार जो है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ता है और नाभिकीय आवेश होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, वो घट जाता है। तो ये तो रही हमारी परमाणु एवं आयनों की त्रिज्या के बारे में। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक की। किसकी कर रहे हैं, डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक के लिए हमने क्या किया,
हमने एक नाभिक ले लिया और ये हमारा पहला कोष, ये हमारा दूसरा कोष, ये हमारा तीसरा कोष और ये हमारा हो गया चौथा कोष। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो 3D की कर रहे हैं। तो 3D में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1, 3D में 2, 3D में 3, 3D में 4, 3D में 5, 3D में 6, 3D में 7, 3D में 8, 3D में 9 और 3D में 10। इन बातों को आप अपवादित की श्रेणी में मान के चलेंगे, क्योंकि ये हमारे क्या हैं, ये अपवाद हैं। लेकिन किसी किसी श्रेणी के लिए अपवाद हैं। 3D श्रेणी के लिए ये दोनों अपवाद हैं। 4D श्रेणी के लिए 4 अपवाद नहीं है, 3 अपवाद है। 3D में 4D में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होते और 4D में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। आगे जो हमारा 5D है उस 5D में केवल 8 के लिए है, 5D में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और जो हमारा 6D है वो 6D में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये अपवाद जो है वो हर श्रेणी के आगे बढ़ने के बाद बढ़ते चले जाते हैं या कम होते चले जाते हैं, अलग अलग कक्षकों में होते हैं। तो विशेषकर इसके लिए जो 3D के लिए है वो 4 और 9 के लिए बताया गया है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो ये तो पहला कोष, ये दूसरा कोष और ये तीसरा कोष है। तीसरा कोष का हम कौन सा कोष ले रहे हैं, डी उपकोष। बाकी के जो कोष होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, भरे हुए होते हैं। चलिए अब ये जो चौथा कोष है वो चौथा कोष कौन सा है, 4s है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 3D की और 4s की। तो 3D में और 4s में हमारे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो जब भी हमारे 3D में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उससे पहले हमारा 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके होते हैं। जब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके होते हैं तो हमने पहले क्या किया, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब जब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो ये जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये किसी नाभिक, उसी नाभिक से क्या होंगे, बंधे रहेंगे। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं नाभिक में उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे अगले इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ जाएंगे, डी उपकोष में जाएंगे। जब अगले इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाएंगे, पहले से जो भी चार्ज था पॉजिटिव वो नाभिक के अंदर है, पहले से ही है जितना है। अब हम क्या कर रहे हैं, डी में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं। तो जब डी में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इधर से घूम करके तब डी के अंदर आएगा, और डी के अंदर आएगा तो पॉजिटिव भी बढ़ेगा। तो क्या हुआ कि पहले जो संरचना थी वो पहले संरचना में इस पर 2 आवेश होने के कारण इस पर पहले से 2+ का आवेश था। जैसे ही डी में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो यहाँ पर प्लस की जगह कितने हो गए, 3। जब 2 की जगह 3+ के आवेश हो जाएंगे तो अब इस पूरे बाह्य कोष पर 2 की बजाय 3 प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश नहीं बढ़ेगा, हम कह रहे हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, क्योंकि इसका कुछ प्रभाव क्षेत्र जो है वो इस पर भी लगेगा। नाभिक का कुछ प्रभाव क्षेत्र इस पर भी लगेगा। समझ आ गया। अगला, जब हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो हम दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा भी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 धनावेश और बढ़ेगा नाभिक के अंदर। जब नाभिक के अंदर बढ़ेगा तो यहाँ पर भी आपका एक प्रभावी नाभिकीय आवेश लगेगा, बाहर से अंदर की ओर। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, और जब डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता जाएगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो डी उपकोष पर भी लगेगा, और डी उपकोष के साथ साथ वो बाह्य उपकोष पर भी लगेगा, बाह्य कोष पर भी लगेगा। तो जितने हमारे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उसी हिसाब से हमारे बाह्य कोष जो 4s उपकोष है उस 4s उपकोष पर भी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। तो जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या होता है कि कोषों को अंदर की ओर खींचना। तो ये कहाँ खींचेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है उनके परमाणु आकार इनसे बड़े होते हैं। किससे, 3D से बड़े होंगे, 3D2 से। और 3D2 का आकार जो है
वो 3D3 से बड़ा होगा, 3D3 का आकार 3D4 से बड़ा होगा, 3D4 का आकार जो है वो 3D5 से बड़ा होगा। इस प्रकार आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर, कहाँ जाएंगे हम? बाएं से दाएं जाएंगे। जब बाएं से दाएं जाएंगे तो उनके आकार में क्या होगी? कमी आएगी। परमाणुओं के आकार में क्या आएगी? कमी आएगी। जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणुओं के परमाणु आकार में क्या आएगी? कमी। यह कमी 3D में भी होती है, 4D में भी होती है, 5D में भी होती है और 6D में भी होती है। तो अगर हम एक श्रेणी में, संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो प्रति इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में बढ़ने के कारण नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो जो हमारा बाह्यकोश होता है उस बाह्यकोश पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जब बाह्यकोश पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो बाह्यकोश कहाँ जाएगा? अंदर की ओर खींचेंगे। इसलिए हमारा जो है वो आकार कैसा जाता है? घट जाता है। तो ये तो रही आकार के घटने की बात कि उधर से इधर जाने पर क्यों घटता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बढ़ता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण बाह्यकोश पर अतिरिक्त नाभिक का प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे कोष अंदर की ओर खिंच जाता है। ये तो रही इसकी बात। अब देखिए, ये तो सीरीज के अंदर है, तो इधर से ज़्यादा जाएंगे तो क्या होगा? कम। ये क्या आएगी? आकार में कमी आएगी। अब आगे की बात करें, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोष बढ़ने के कारण इनके आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो 3D का आकार जो है वो 4D से कैसा होता है? छोटा होता है। 4D का आकार जो है वो 5D से छोटा होता है और 5D का आकार जो है वो 6D से छोटा होता है। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे ही हम 4 और 5D के बाद कंपैरिजन करेंगे तो 4 और 5D का आकार बड़ा होता है, लगभग बराबर भी होता है, और 5D का और 6D का आकार बड़ा भी होता है और लगभग बराबर होता है। अब इसके बीच में बात क्या है? इसके बीच की बात ये रही कि जब हम 5D से लेकर के 4D से 5D के अंदर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है वो 4F के 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने? 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ऐसा ही क्रम इसके अंदर होता है। इसमें भी क्या होगा? 5F के 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 5F के 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इन दोनों की चर्चा भी कर ले रहे हैं। तो इन दोनों की चर्चा का बात क्या है? चर्चा का विषय ये रहा है कि हमारा नाभिक, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, और चौथे कोष का कौन सा है? 4D। और जब 5D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उससे पहले भी हमारे क्या होते हैं, क्योंकि F उपकोष इसके बीच में आ जाएगा और हमारे 6S में भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हम क्या है, इस कोष को न मान के चले हैं, नहीं भी माने तब भी हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए 5D और 4D की चर्चा रह जाएगी। तो 1 2 3 4 5, तो 5D और 4D के अंदर बात कर रहे हैं। जब हमारे 5D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उससे पहले हमारा 4F में 14 इलेक्ट्रॉन भर चुके होंगे। जब 14 इलेक्ट्रॉन भर चुके होंगे और 5 के कौन कौन से? 5 के S उपकोष भी भर चुके होंगे, 5 के P उपकोष भी भर चुके होंगे इसमें 2 में, और 5D में इलेक्ट्रॉन जाने वाले होंगे। तो 5D में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो उससे पहले भी हमारा क्या होगा? 6S में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके होंगे। ठीक है, क्या होगा? 6S में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके होंगे। हम भर कहाँ रहे हैं? हम भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पर? 1 से लेकर के 10 तक। तो जब 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसी के बीच में 4F आता है, 1 से लेकर के 14 के बीच में। जब 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आते हैं तो वो 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा देते हैं। कौन से कोष पर? बाह्य कोष पर। जो वहाँ इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं उस पर, बाह्य कोष पर हमारे क्या कर देते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा देते हैं। तो अतिरिक्त प्रभावी नाभिकीय आवेश कितना बढ़ जाता है? अतिरिक्त प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो 14 बढ़ जाता है।
क्योंकि जब तक हमारे यहाँ रहेंगे तब तक तो कोई बात ही नहीं है। जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन 5D में भरेंगे वैसे ही उससे पहले हमें ये इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इस पर क्या होता है, 14 प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। 14 प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या करेगा, इस कोष को अंदर की ओर दबाएगा। इस कोष को क्या करेगा, अंदर की ओर दबाएगा, और इतना अंदर की ओर दबा देगा कि इसकी जो त्रिज्या है वो लगभग जो है वो 4D के आसपास पहुंच जाती है। सॉरी, 4D के आसपास पहुंच जाती है। तो कारण क्या है, ये जो घटना है इसका आकार घट के इधर तक पहुंच गया। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि इसमें 14 प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया। और वो किसके कारण बढ़ा, वो बढ़ा लैंथेनाइड तत्वों के कारण। किसके कारण, लैंथेनॉइड तत्वों के कारण बढ़ा। जब वो लैंथेनॉइड तत्वों के कारण बढ़ा तो ये जो संकुचन है ये क्या है, वास्तविक स्थिति इसकी यहाँ रहनी थी, लेकिन वास्तविक स्थिति से कुछ आकार कम हो गया। तो ये जो त्रिज्या है वो कैसी हो गई, संकुचित हो गई। क्या हो गई है, संकुचित हो गई। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लैंथेनाइड संकुचन। क्या कहेंगे हम इसको, लैंथेनॉइड संकुचन कहेंगे। तो 5D और 4D का आकार लगभग बराबर हो जाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन 5D में प्रवेश करता है तो उससे पहले 14 इलेक्ट्रॉन, लैंथेनाइड श्रेणी के 14 इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भर जाते हैं, जिससे 14 प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। यह 14 प्रभावी नाभिकीय आवेश वाहित कोष 5 पर कार्य करता है, जो उसको अंदर की ओर खींच देता है, और इतने अंदर की ओर खींच ले आता है कि लगभग जो त्रिज्या है वो 5D और 4D की बराबर हो जाती है। इसमें आपको देखा गया है कि जो जिरकोनियम है Zr, उसका परमाणु त्रिज्या जो है वो कितनी है, 160 पिकोमीटर, और हाफनियम जो है उसकी परमाणु त्रिज्या 159 पिकोमीटर है, जबकि ये अलग अलग वर्ग के तत्व हैं। 3D में ये हमारा कहाँ है, 4D में यजर नमोटक, क्योंकि यजर नमोटक लिखते थे, और ला हफ्ता वसूली में ये लिखते थे। तो ये कहाँ है हमारा 5D का। तो 5D का आकार और छोटा हो गया, जबकि होना चाहिए बड़ा। तो ये हमारा जो तत्व है जिरकोनियम वो 4D का है, और हाफनियम जो तत्व है वो 5D का है। तो 5D का आकार कितना हो गया, नीचे आकर के घट गया। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। और लैंथेनाइड संकुचन जो है वो एक शब्द है, परिभाषा है। 4f श्रेणी के 14 तत्वों के प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण D उपकोष 5D का जो आकार है वो घट जाता है, और वो 4D आकार के लगभग बराबर हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसी लैंथेनाइड संकुचन के कारण 4D और 5D के जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, अब वो कौन कौन से गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, व रासायनिक गुणधर्म, कैसे होते हैं, समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो लैंथेनाइड संकुचन कहलाती है। तो हमने आज इसमें आपको क्या बताया, लैंथेनाइड संकुचन के बारे में बताया। आगे की बिंदु जो है वो हम अगले वाले वीडियो में बनाएंगे। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि परमाणुओं का आकार किसके कारण घटता है, 5D का आकार जो है वो 4D के आकार के कैसे बराबर हो जाता है। इसी प्रकार की घटना जो है वो हमारी 6D और 5D के बीच लगभग जो है उनकी त्रिज्या जो है वो कैसी रहती है, 5D की तत्वों की त्रिज्या लगभग बराबर हो जाती है किसके, 6D के लगभग बराबर हो जाती है। यहाँ कौन से तत्व आते हैं, यहाँ आते हैं
5F के तत्व, और 5F के तत्व को क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड तत्व कहते हैं, एक्टिनॉइड तत्व। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? एक्टिनॉइड तत्व कहते हैं। और एक्टिनॉइड तत्व जो है उसे हम एक्टिनॉइड संकुचन कहेंगे। क्या कहेंगे इसका? इस संकुचन को क्या कहेंगे हम? एक्टिनॉइड संकुचन। तो लैंथेनॉइड संकुचन में क्या होता है? 5D का आकार कम होता है, 5D का आकार घटता है। और एक्टिनॉइड संकुचन में क्या होता है? 6D का आकार घटता है, 6D का आकार घटता है। और किसके बराबर हो जाता है? लगभग बराबर हो जाता है 4D के, और ये लगभग बराबर हो जाता है 5D की। तो ये हमारी क्या रही? लॉजिक पॉइंट रहा। तो आगे की बात जो है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। हमारा चैनल आपका सदा सदा के लिए आभारी रहेगा। जय हिंद।